गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस को डिस्कस किए थे, तो आज हम साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखाएंगे। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब उसके बाद देखो, यानी हमें पढ़ना है कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअली कहाँ पे ऑपरेट होते हैं, प्लांट्स के कौन सी पार्ट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ऑपरेट होते हैं। अब इधर देखो, अच्छे से मैं डायग्राम्स के जरिए आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। ये है एक प्लांट, तो ये प्लांट के पत्ते हैं, लीफ। एंड दिस इज द रूट। ये है सन। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? सन है, ठीक है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। तो अर्थ में एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स जो है वो सन ही, सन से एनर्जी फ्लो होना शुरू होता है। अब देखो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कल हमने कहा था फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स को क्या क्या चाहिए था। थोड़ा सा फिर भी यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में प्लांट को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, तो सनलाइट चाहिए, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो क्या बनाते थे? ये बनाते थे प्लांट। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर चाहिए, और सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से बनते हैं ग्लूकोज। अब इधर देखो, वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे अंदर लेते हैं, वो वाटर को कहां से लेते हैं, ये हम यहां से समझाएंगे, ठीक है। वाटर का मेन रिजर्वर जो है वो कहां पे है? सॉइल है। प्लांट जो है वाटर को कहां से एब्जॉर्ब करते हैं? सॉइल से। प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू रूट, रूट के जरिए, फिर जाइलम के जरिए वो वाटर पत्तों तक पहुंचते हैं। एक्चुअली जो फोटोसिंथेसिस होते हैं वो पत्तों में होते हैं। क्यों होता है? क्योंकि इन पत्तों के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब देखो, ये है लीफ, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो सोर्स है वो है एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स जो है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स वो एटमॉस्फेयर है। अब देखो, प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए एक तो वाटर चाहिए जो वो सॉइल के नीचे से एब्जॉर्ब करके ले रहे हैं, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट प्लांट के लीव्स में एक खास किस्म की पोर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सिटोमेटा। ये भी अभी हमें पढ़ना है। प्लांट के पत्तों में एक खास किस्म के पोर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सिटोमेटा, और सिटोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पत्तों तक पहुंचते हैं। तो ये था पहला। अब उसके बाद मैं इस पत्ते का सेक्शन काटूं, अगर मैं इस लीफ का एक सेक्शन काट के दिखाऊं तो एक्चुअली आपको क्या नजर आएंगे, देखो। तो साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस, ग्रीन लीव्स। तो एक्चुअली फोटोसिंथेसिस का साइड क्या है? लीव्स है। लीव्स में क्या है? इट बियर्स क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, which possesses photosynthetic pigments. Photosynthetic pigments। देखो, लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, दैट इज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब उसके बाद तो मैं अगर सेक्शन काटूं तो देखना चाहता हूं कि लीफ के स्ट्रक्चर कैसे है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा टीएस ऑफ लीफ क्या दिखाते हैं हमें। देखो, हम करेंगे ट्रांसफर सेक्शन, टीएस किसका? लीफ का। अब इधर देखो अच्छे से, अगर हम लीफ का ट्रांसफर सेक्शन करेंगे तो सबसे पहले हमें अपर साइड पे एक बैरल शेप कॉम्पैक्टली पैक्ड
सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एपिडर्मिस। ये डायग्राम मैं बिल्कुल 10th की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में मेंशन है वही डायग्राम बनाऊंगा, क्योंकि एग्जाम में भी आजकल सीबीएसई कम से कम 30% 20% क्वेश्चन जो है वो सीधा डायग्राम बेस्ड होते हैं, यानी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में डायग्राम प्रेजेंट होते हैं उन्हीं के बेस पे। तो ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 82 पे है। तो देखो ये है आपका लीव्स का सबसे आउटर मोस्ट सेल जिसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, इस एपिडर्मिस के ऊपर कुछ पत्तों में एक वैक्सी कवरिंग होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्यूटिकल। जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्यूटिकल। अब देखो इस एपिडर्मिस के नीचे एक सिलेंड्रिकल बैरल शेप्ड लॉन्ग सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मेसोफिल सेल्स या बंडल पैलासेड सेल्स। क्या कहते हैं? पैलासेड। चलो ठीक है, ये हुआ आपका पैलासेड सेल्स। अब इस पैलासेड सेल्स के अंदर देखो मैं क्या बनाऊं, यानी एक ग्रीन कलर में डॉट, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट को। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये क्लोरोप्लास्ट। किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये क्लोरोप्लास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब उसके बाद नीचे साइड से फिर से वही सेल्स होते हैं एपिडर्मल सेल्स, और लोअर एपिडर्मल सेल्स पे यानी गार्ड सेल्स एक स्पेशल टाइप का सेल प्रेजेंट होते हैं जो वो बनाते हैं स्टोमेटा। क्या बनाते हैं? ये जो लोअर एपिडर्मिस पे सेल्स है ये बनाते हैं स्टोमेटा। हाँ, this is the upper epidermis, this is the mesophyll cells. mesophyll cells, ये जो है यहाँ पे जो सेल्स नजर आ रहे हैं ये सेल्स जो है वो गार्ड सेल्स है। ये दो टाइप के स्पेशल सेल्स क्या है? ये गार्ड सेल्स है। These two special cells are present on the lower epidermis are actually guard cells, और दो गार्ड सेल जो है वो बनाते हैं स्टोमेटा। तो ये पोर जो है दो गार्ड सेल के बीच में दिख रहे हैं, ये है आपका स्टोमेटा। तो ये फिगर कौन सा है? ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ। तो अगर हम लीफ का ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे तो हमें क्या नजर आएगा? सबसे ऊपर वाले लेयर को ट्रांसवर्स सेक्शन, देखो ये लीफ है। अब इस लीफ का मैं ट्रांसवर्स सेक्शन कैसे किए जाते हैं? देखो, अगर मैं इस लीफ का इस पोर्शन से काटूं, पतला सा एक पतला सा स्लाइस निकालकर इस सेक्शन को मैं निकाल के माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करूं तो मुझे ये वाला स्ट्रक्चर नजर आएगा। तो मुझे क्या नजर आएगा? ये स्ट्रक्चर। तो ऊपर एक कंपैक्टली पैक्ड सिंगल लेयर सेल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं एपिडर्मिस। ये ऊपर साइड पे है तो इसे हम कहेंगे अपर एपिडर्मिस। अपर यानी ऊपर साइड पे है तो अपर, एपिडर्मिस। और बिल्कुल सेम टाइप के सेल्स लोअर सरफेस पे है तो इन्हें हम कहते हैं लोअर एपिडर्मिस। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में लोअर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा। और स्टोमेटा कौन बनाते हैं? दो डिफरेंट टाइप, दो सेल्स, दो स्पेशल सेल जिन्हें हम कहते हैं गार्ड सेल्स। ये गार्ड सेल जो है वो बनाते हैं स्टोमेटा। और बीच में जो इलोंगेटेड सेल्स हैं जिनके अंदर ग्रीन डॉट से दिखाया, ग्रीन डॉट जो है वो क्लोरोप्लास्ट है, और जो सेल है उस सेल्स को हम कहते हैं मेसोफिल सेल। तो ये है क्लोरोप्लास्ट। एक्चुअली दिस मेसोफिल सेल आर रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ में हमें क्या नजर आएंगे? अपर एपिडर्मिस। तो अपर एपिडर्मिस पे हमें क्या नजर आते हैं? अपर एपिडर्मिस में हमें है सिलिंड्रिकल
or barrel shaped cells without intercompactly pack without air space। देखो यहां पे मीजोफिल सेल्स के बीच में बड़े बड़े गैप हैं, इन गैप्स को हम कहेंगे एयर स्पेस। तो जो मीजोफिल सेल्स है बीच में, उनके बीच गैप्स होते हैं, उन गैप्स को हम कहते हैं एयर स्पेस। लेकिन जो एपिडर्मल सेल्स है उनमें कोई गैप नहीं है। उसके बाद जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, उसके बाद आते हैं हमारा मीजोफिल सेल्स। क्या आते हैं उसके नीचे? मीजोफिल सेल्स। मेसोफिल सेल्स इलोंगेटेड, इन सेल्स की खासियत क्या है? इलोंगेटेड है। दूसरा इलोंगेटेड bearing chloroplast and perform photosynthesis। तो जो मेसोफिल सेल्स है वो इलोंगेटेड है, पैरेनकाइमेटस सेल्स है, और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस। उसके बाद आते हैं लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस, अब एपिडर्मल सेल्स के कैरेक्टर्स तो मैंने ऊपर बताया, अब यहां पे मैं बताऊंगा इट बेयर्स a special types of cell called guard cells। लोअर एपिडर्मिस पे एक स्पेशल टाइप्स के गार्ड सेल्स होते हैं जो क्या बनाते हैं? विच फॉर्म स्टोमेटा। लोअर एपिडर्मिस पे एक स्पेशल टाइप्स के सेल्स होते हैं जो बनाते हैं स्टोमेटा। देखो अब फिर से इसी डायग्राम की तरफ देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर से लीफ के अंदर पहुंचते हैं, तो किसके जरिए पहुंचते हैं? स्टोमेटा के जरिए पहुंचते हैं। यानी स्टोमेटा के जरिए CO2 एटमॉस्फेयर से डिफ्यूज होके स्टोमेटा से प्लांट के लीफ के अंदर सेल्स तक पहुंचते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब देखो फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए था कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें से यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट डिफ्यूज होके प्लांट के सेल में जा रहे हैं। अब इधर देखो थोड़ा सा और इसको और अच्छे से समझ जाने की कोशिश करूंगा। अब यहां पे थे स्टोमेटा, तो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के जरिए अंदर पहुंचा है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब स्टोमेटा के जरिए CO2 तो अंदर पहुंच गए, और जाइलम के जरिए रूट से पानी, वाटर रूट से जाइलम के जरिए एब्जॉर्ब करते हुए ये कहां पहुंचते हैं? इस पत्ते तक पहुंचते हैं। अब इस पत्ते के अंदर ये लीफ जो है वो फूड फैक्ट्री है जहां पे खाना बनते हैं, तो वहां पे रॉ मटेरियल तो पहुंच गए, कार्बन डाइऑक्साइड भी पहुंच गए, वहां पे वाटर भी पहुंच गया, और बस किसकी जरूरत है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करके पहले उससे केमिकल एनर्जी की बनाने की जरूरत है, फिर उस केमिकल एनर्जी का यूज करके वो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, अब उसके बाद हमें पढ़ना है गार्ड सेल और स्टोमेटा। स्टोमेटा तो मैंने क्या कहा था? डिफ्यूजन के जरिए, कुछ लोगों को डिफ्यूजन पता नहीं, तो डिफ्यूजन किसे कहते हैं? मूवमेंट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। किसी सॉलिड, लिक्विड या गैसेस के मॉलिक्यूल्स का, पार्टिकल्स का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होना, इसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन। यानी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है,
प्लांट के लीव्स के सेल्स के अंदर कम है, जो ही स्टोमेटा ओपन होगा तो वहां पे उसको स्पेस मिलेंगे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने की, तो CO2 उसी स्टोमेटा के जरिए लीफ तक पहुंचते हैं। अब उसके बाद स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा ये एक माइन्यूट पोर है, एक छोटा सा पोर है प्रेजेंट ऑन द लीफ। तो एक छोटा सा पोर है लीफ पे प्रेजेंट होते हैं। कैसे बनते हैं? या हम इसको दूसरा डेफिनेशन, थोड़ा सा अच्छा डेफिनेशन दे तो इट इज द एसोसिएशन ऑफ two guard cells whose activity cause the appearance of called stomatal pore. Stomatal pore through which cause the appearance of minute pore called stomatal pore through which gaseous exchange takes place. Gaseous exchange and transpiration takes place. तो स्टोमेटा क्या है? ये एक एसोसिएशन है, एक दो जोड़ है किसका? दो गार्ड सेल्स का, गार्ड सेल्स का। देखो, और गार्ड सेल्स इनका शेप होता है किडनी या बीन शेप्ड, बीन और किडनी शेप्ड। देखो अच्छे से यहां, अब यहां पे मैं बनाऊंगा गार्ड सेल का स्ट्रक्चर, अच्छे से देखने की कोशिश करो। देखो ये है दो गार्ड सेल। अब इन दो गार्ड सेल्स का एक खास फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से यहां पे स्टोमेटल पोर बनते। गार्ड सेल का इनर वॉल होते हैं थिक, गार्ड सेल का इनर वॉल होते हैं थिक। देखो इनर वॉल थिक और साइड से पूरी तरह से अटैच, और आउटर वॉल थिन। यानी यहां पे मैं अगर लिखूं, देखो गार्ड सेल के फीचर्स, गार्ड सेल्स के फीचर, इनर वॉल होंगे थिक और आउटर वॉल होंगे थिन। अब देखो गार्ड सेल है, इसका जो इनर वॉल है वो है बिल्कुल थिक और आउटर वॉल थिन। दो किडनी शेप्ड गार्ड सेल। तो सबसे पहला पॉइंट, गार्ड सेल का सबसे पहला पॉइंट किडनी और बीन शेप्ड, किडनी और बीन शेप्ड एसोसिएशन ऑफ टू सेल्स। यानी गार्ड सेल्स असली शेप या तो ये बीन शेप है या आप मान लो किडनी शेप, दो सेल्स हमेशा एक साथ जुड़े हुए थे। दूसरा फीचर, इनर वॉल जो है वो थिक है, मोटा है, आउटर वॉल थिन। अब इसके इर्द गिर्द जो है मेसोफिल सेल्स है। इसके इर्द गिर्द कौन से सेल्स है? इसके इर्द गिर्द हैं मेसोफिल सेल्स। अब देखो गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं। गार्ड सेल में क्या होते हैं? क्लोरो, इधर देखो बिल्कुल अच्छे से समझाता हूं। तो अब यहां पे एक सेल मैंने बड़ा बनाया और डिफरेंट कलर से बनाया। अब इधर देखो, इनको मैं लेवल करता हूं। अंदर का जो सेल है वो कौन सा सेल है? ये है गार्ड सेल, गार्ड सेल, गार्ड सेल। ये वाला सेल मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल। और जो यहां पे बड़ा सा डॉट दिखा है ये है न्यूक्लियस,
वो जो ग्रीन कलर से डॉट बना ये है क्लोरोप्लास्ट। मोस्ट ऑफ द सीबीएसई एग्जाम्स में देखा गया है बिल्कुल यही क्वेश्चन पुट करते हैं 1 नंबर के लिए और पूछे जाते हैं कि ये वाला डॉट क्या है, ये क्या है, ये वाला, सिर्फ जस्ट लेबलिंग करने के लिए कि आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गार्ड सेल, कौन सा क्लोरोप्लास्ट है, कौन सा न्यूक्लियस है, ये दिखाने के लिए क्वेश्चंस भी आते हैं। अब ये ओपन स्टोमेटा है कि क्लोज स्टोमेटा, ये है क्लोज्ड स्टोमेटा। क्लोज्ड, यहां आपको स्टोमेटा ओपन होते हुए नजर नहीं आ रहे, स्टोमेटा फुली क्लोज है, उसके इर्द गिर्द जो सेल्स हैं उन्हें हम कहते हैं मीजोफिल सेल। अब स्टोमेटा कैसे ओपन होते हैं ये यहां पे आप समझने की कोशिश करो। यहां मैं फिर से और एक प्लांट का सैंपल बनाता हूं। देखो, अब सॉइल से रूट से फिर सॉइल से पानी रूट में, फिर जाइलम के जरिए वाटर जो है वो ऊपर आते हैं। ऊपर आने के बाद पत्तों में क्या प्रेजेंट है, मीजोफिल सेल्स। पत्तों में क्या प्रेजेंट है, मीजोफिल सेल। ये सारे मीजोफिल सेल है, ये गार्ड सेल है। बस ये जस्ट समझने के लिए इस डायग्राम को बनाने की जरूरत, ये है मीजोफिल सेल्स। अब वाटर सॉइल से ट्रांसपिरेशन पुल के जरिए ऊपर आया, आने के बाद लीफ के टिप तक पहुंचा। यहां पहुंचने के बाद सबसे पहले वाटर डिफ्यूजन की मदद से, क्योंकि यहां पे वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और इसके जो नजदीक सामने जो सेल है इसमें वाटर का कंसंट्रेशन कम, तो यहां पे पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हुआ। यानी यहां पे वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा और इस सेल में वाटर का कंसंट्रेशन कम, तो वाटर जो है वो इस सेल से यहां पहुंचेंगे। अब सारे वाटर यहां पहुंच गए, तो यहां पहुंचने के बाद इसके नजदीक वाले सेल में कंसंट्रेशन कम, तो इसके सेल तो ये यहां से यहां पहुंच जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। फिर इस सेल से इधर, फिर इस सेल से इधर, फिर जब गार्ड सेल के इर्द गिर्द, फिर आखिरकार वाटर आके इस सेल में पहुंचेंगे। जब इस सेल में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ, जब इस सेल में वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ, गार्ड सेल में वाटर का कंसंट्रेशन कम हुए, तो वाटर मूव होगा नजदीक एडजेसेंट मीजोफिल सेल से, कहां पे, गार्ड सेल में। तो गार्ड सेल में जब वाटर आएंगे तो गार्ड सेल स्वेल हो जाएंगे, फूल जाएंगे। तो गार्ड सेल में वाटर आने के बाद गार्ड सेल का क्या होगा, गार्ड सेल जो है फूल जाएंगे। ये है क्लोज्ड स्टोमेटा। अब यहां से यहां आया, आने के बाद जो ही गार्ड सेल में वाटर भर जाते हैं, गार्ड सेल अपना शेप चेंज करते हैं। यानी कैसे शेप चेंज करते हैं वो भी यहां मैं समझाता हूं। देखो, अब मैंने कहा बिल्कुल जब आप 2 गुब्बारा लोगे, दोनों टिप्स को ऐसे आपने बंद करने, और इनर वॉल ये वाला, मान लो ये गार्ड सेल के इनर वॉल, ये आउटर वॉल है। इनर वॉल थिक है तो इनर वॉल इस तरफ नहीं फूल सकता है थिक होने की वजह से, तो जब आप उसमें फूक मारोगे तो क्या होगा, इनर वॉल स्ट्रेट रहेंगे लेकिन आउटर वॉल बाहर की तरफ निकलेंगे। कुछ गुब्बारा नहीं होते हैं कैप्सूल जैसे, जब आप फूकते हो तो अंदर ग्रूव बन जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह ये गार्ड सेल भी ऐसे ओपन होगा, ऐसे ओपन होगा। अब इनर वॉल थिक है, तो मैंने कहा था इनर वॉल थिक है, आउटर वॉल थिन है, तो इनर वॉल इस तरफ स्ट्रेच नहीं हो सकता है लेकिन आउटर वॉल स्ट्रेच हो सकता है। तो दोनों, अब यहां एंड तो ऑलरेडी माइक्रोफाइब्रिल्स की वजह से अटैच है, तो बीच में एक पोर बनेंगे, उसी पोर को हम कहते हैं स्टोमेटा। उस पोर को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। कैसे बना, जब वाटर नजदीक सेल से डिफ्यूजन से गार्ड सेल में आया, तो गार्ड सेल में वाटर का कंसंट्रेशन हुआ हाई, तो हाई कंसंट्रेशन होने की वजह से गार्ड सेल करेंगे चेंज, अपना शेप चेंज। कितनी शेप, इनर वॉल थिक, आउटर वॉल थिन। देखो, वाटर इंटर्स इनटू गार्ड सेल बाय डिफ्यूजन, तो इस गार्ड सेल के इर्द गिर्द जो मेसोफिल सेल्स है, जो मेसोफिल सेल्स है, वहां से पानी इंटर होके गार्ड सेल में आएंगे, तो गार्ड सेल स्वेल हो जाएंगे, फूल जाएंगे। तो फूलने की वजह से 2 गार्ड सेल के बीच में बनेंगे स्टोमेटा, तो उसी स्टोमेटा बनते ही अंदर जो वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ गया था जिसकी वजह से गार्ड सेल फूल गए थे, यानी यहाँ वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से गार्ड सेल फूल गए थे, स्वेल हुए थे। अब सारा वाटर बाहर लॉस हुआ, किसकी फॉर्म में लॉस हुआ, वाटर वेपर की फॉर्म में। अब प्लांट के सेल से वाटर वेपर की फॉर्म में लॉस होते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। जो ही स्टोमेटा ओपन हुआ, जो ही स्टोमेटा ओपन हुआ,
तो क्या हो जाते हैं, दो चीज होते हैं मेन, ट्रांसपरेशन, साइमल्टेनियसली दो चीज होते हैं एक साथ। अब स्टोमेटा ओपन हुआ तो अंदर जो एक्सेस वाटर थे वो लॉस हुआ, साथ ही साथ एट द मीन टाइम जो एटमॉस्फेयर में CO2 है वो जल्दी से अंदर जाएंगे, CO2 इन वाटर आउट। अब वाटर बाहर निकल गया, निकलने के बाद अब इसकी टर्जिडिटी नहीं रही, अब ये सिविलियन ये वापस अपने ओरिजिनल शेप में आएंगे, स्टोमेटा क्लोज। तो इस तरह कौन स्टोमेटा को ओपन करते हैं, कौन स्टोमेटा को क्लोज करते हैं, दैट इज दी वाटर। क्योंकि ये क्वेश्चन भी आए थे लास्ट ईयर CBSE क्वेश्चन में कि स्टोमेटा किसकी वजह से ओपन होते हैं, वाटर। जब गार्ड सेल में वाटर इंटर होते हैं, गार्ड सेल अपना शेप चेंज करते हैं। जब गार्ड सेल अपना शेप चेंज करते हैं तो दोनों गार्ड सेल के बीच में एक पोर बनते हैं, उसी पोर को हम कहते हैं स्टोमेटा। क्यों ही ये पोर बनते हैं, अंडर वाटर का कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा थे, एटमॉस्फेयर में वाटर का कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर भी मूव होगा फ्रॉम दी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, सेल के अंदर के हाई कंसंट्रेशन से बाहर लो कंसंट्रेशन। एट द मीन टाइम एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो CO2 डिफ्यूज होगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो ये है ओपन स्टोमेटा, ओपन स्टोमेटा का इमेज। अब देखो मैं लिखा भी रहा हूं साथ साथ, तो इसको अच्छे से नोट भी बनाओ। गार्ड सेल किडनी शेप बीन से इनर वॉल थिक, आउटर वॉल थिन। जब वाटर इंटर होगा गार्ड सेल बाय डिफ्यूजन तो क्या हो जाएंगे, गार्ड सेल स्वेल्स, बिकम किडनी शेप्ड, स्टोमेटा ओपन्स। जो ही स्टोमेटा ओपन होगा तो दूसरा, अब फंक्शन ऑफ स्टोमेटा की बात करें तो उसके बाद आते हैं फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा का फंक्शन, पहला फंक्शन ट्रांसपरेशन। पहला कौन सा काम करते हैं, स्टोमेटा ट्रांसपरेशन, यानी लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इन द फॉर्म ऑफ। दूसरा फंक्शन है गैसेस एक्सचेंज, गैसेस यानी CO2 इन O2 आउट। दिस इज द एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में CO2 चाहे कैसे आ रहे हैं, एटमॉस्फेयर से डिफ्यूज होकर स्टोमेटा के जरिए अंदर पहुंचते हैं। वाटर रूट से जाइलम के जरिए ऊपर आते हैं, फिर वो वाटर गार्ड सेल तक पहुंचते हैं, जिसकी वजह से गार्ड सेल का शेप चेंज हो जाते हैं। जब गार्ड सेल का शेप चेंज हो जाते हैं तो दो गार्ड सेल के बीच में एक पोर बनते हैं, उसी पोर को हम कहते हैं स्टोमेटल पोर। जो ही ये स्टोमेटल पोर अपेयर होते हैं तो प्लांट्स के अंदर से एक्सेस वाटर बाहर निकल आते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो एट द मीन टाइम एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंटर हो जाते हैं, बाद में उस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके वो बनाते हैं ग्लूकोज। तो यहाँ पे हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट स्टेप हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जाते हैं। नहीं, फोटोट्रॉपिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने खत्म किए, अब नेक्स्ट हमारा होगा हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये नोट डाउन करो। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखो तो कल के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म which depend on other organism for their food, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे के ऊपर इंहिसार रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, उनको कहते हैं हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। derives it is food from others। जो खुद अपना खाना तैयार नहीं कर सकते हैं, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन
दूसरा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तीसरा सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। चौथा होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ये 4 टाइप्स के न्यूट्रिशन है, एक एक करके हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा होगा सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? इट इज ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which the organism derives its food from dead and decaying organic matter. Dead and decaying, देखो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं उस टाइप की न्यूट्रिशंस को जिनमें ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी डेथ और डिकेइंग चीज़ों से अपना खाना हासिल करते हैं। ये कभी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड नहीं करते हैं। जब कोई चीज़ डेथ हो जाते हैं, जब कोई ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, जब कोई पत्ते प्लांट से जड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो वो उनके ऊपर फीड करके अपना खाना हासिल करते हैं। इसमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है हमारा बैक्टीरिया और फंगाई, बैक्टीरिया एंड फंगी। फंगी में आपको कभी कभार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं। तो मैं इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहाँ पे मेंशन करूंगा, मशरूम। जो मशरूम हम खाते हैं जिसे हम कहते हैं एग्रिकस, ये एक फंगी है। ये फोटोसिंथेसिस नहीं दिखाते हैं, बल्कि ये किस टाइप का न्यूट्रिशन दिखाते हैं? ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन दिखाते हैं, यानी हमेशा डेथ एंड डिकेइंग चीज़ों से अपना खाना हासिल करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर मशरूम यानी मॉइस्ट डम प्लेसेस या पेड़ों के नीचे जहाँ पे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिच हो उस जगह ग्रो होते हैं और रेनी सीजन में। तो इसका मतलब ये मशरूम उस ऑर्गेनिक चीज़ से अपना खाना हासिल करते हैं, मशरूम। दूसरा यीस्ट, यीस्ट एक फंगी है जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं घर में डफ बनाने के लिए, यीस्ट। उसके बाद राइजोपस, राइजोपस को हम कॉमनली कहते हैं ब्रेड माउल। देखो आपने अक्सर देखा होगा समर सीजन में जब हम अपने घर में रोटी चावल रखते हैं कुछ दिनों के लिए, तो आप देखते हो 4-5 दिन के बाद आपके चावल के ऊपर एक कॉटनी पैच बन जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के। तो उसके बाद आपका चावल जो है वो पहले सॉलिड था, वो बन चुके होते हैं सेमी सॉलिड, और साथ ही साथ उनमें से कुछ बदबू भी आते हैं। ठीक है, तो आपका जो कॉम्प्लेक्स फूड था, फूड यानी वो ख़राब हो गए। तो एक्चुअली ख़राब कौन किसने किया? मेन रिस्पॉन्सिबल है ये राइजोपस फंगी। तो आपके घर में जो खाना रखते हो समर टाइम में उनको स्पॉइल करने में मेन रोल है राइजोपस का। अब सेप्रोफाइटिक कैसे खाना खाते हैं? उनके पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है हायर ऑर्गेनिजम्स के पास। उनके पास स्टमक, माउथ, डाइजेस्ट, बॉडी के अंदर खाना डाइजेस्ट नहीं होते हैं, बल्कि खाना डाइजेस्ट होते हैं बॉडी के बाहर। तो इनमें मेन पॉइंट में लिखूं डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर। इनमें डाइजेशन क्या है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर मीन्स डाइजेशन ऑकर आउटसाइड द बॉडी। उनमें डाइजेशन कहाँ होते हैं? बॉडी के बाहर। अब इसी राइजोपस का मैं एग्जांपल देता हूँ। घर पे आपने चावल रखे, 3-4 हफ्ते 10 दिन के बाद वो चावल आप देखते हो जैसे जैसे दिन बढ़ता है वो चावल बिल्कुल सॉलिड से लिक्विड बन जाते हैं। तो इसका मतलब वो राइजोपस आपके चावल पे बैठते हैं। थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट करता, ठीक है। अब इधर देखो, ये आपका ब्रेड है। नहीं, यहां तो मैं लिखूंगा, यहां बनाऊंगा।
ये आपका ब्रेड है बिल्कुल ताज़ा सॉलिड फॉर्म में। अब जब आप समर में रखते हो इसके ऊपर एक वाइट पैचेस बनते हैं बिल्कुल कॉटन जैसे, या अलग अलग डिजाइन के कलर बनते हैं। तो ये है राइजोपस, जो अक्सर अगर हम उसको थोड़ा मैग्नीफाई करके देखोगे तो हमें ऐसे नजर आएंगे, और इनकी सेल्स को हम कहते हैं हाइफी या माइसेलियम, और ऊपर जो बन रहे हैं वो है स्पोरेंजिया। ठीक है, अब देखो ये इनके हाइफी है, पाइप जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। क्या करते हैं ये अपने हाइफी की मदद से डाइजेस्टिव एंजाइम्स को इस रोटी के ऊपर सिक्रीट करते हैं। जो मैंने ब्लू कलर यानी ग्रीन कलर से बनाया वो है डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं उस सबस्ट्रेट पर जिसके ऊपर ये बैठते हैं, जिसके ऊपर ये अटैक करते हैं। द फंगी सिक्रीट्स इट इज डाइजेस्टिव एंजाइम ऑन दिस सबस्ट्रेट वेयर इट फीड्स, यानी ये डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करते हैं उस सबस्ट्रेट के ऊपर, सबस्ट्रेट में जिसके ऊपर ये फीड करते हैं। तो उनके डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से वो फूड बॉडी के बाहर ब्रेक डाउन हो जाते हैं। बॉडी के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मीन्स डाइजेशन ऑकर आउटसाइड द बॉडी। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर, डाइजेशन क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स डाइजेशन ऑकर आउटसाइड द बॉडी। तो ये सिक्रीट इट इज डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑन दिस सबस्ट्रेट। तो ये सबस्ट्रेट पे अपना डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं? सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन हो जाते हैं। जब सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन हो जाते हैं, पूरा लिक्विड बन जाते हैं, तो वो इन्हीं पाइप्स के जरिए अंदर ले लेते हैं, यानी वो एब्जॉर्ब करते हैं। जब पूरा लिक्विड बन जाते हैं तब वो एब्जॉर्ब करके उस फूड को एब्जॉर्ब, उस ब्रेकडाउन फूड को, उस डाइजेस्टेड फूड को बॉडी के अंदर, बस उनमें एब्जॉर्प्शन अंदर होते हैं, डाइजेशन बाहर होते हैं। मैंने कहा डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर है, लेकिन इनमें एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या है? इंटरनल है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई सेब्रोफेटिक न्यूट्रिशन में कौन सा प्रोसेस एक्स्ट्रा सेलुलर है, मींस बॉडी के बाहर होते हैं, कौन सा प्रोसेस बॉडी के? एब्जॉर्प्शन इंट्रा सेलुलर, यानी आवर इनसाइड द बॉडी। तो उसके बाद वो डाइजेस्टेड फूड को डायरेक्ट एब्जॉर्ब करते हैं माइसीलियम के जरिए। उस पाइप को कहते हैं माइसीलियम। डाइजेस्ट फूड इज एब्जॉर्ब डायरेक्टली थ्रू माइसीलियम, थ्रू माइसीलियम। उस डाइजेस्ट फूड को डायरेक्ट एब्जॉर्ब करते हैं किसकी मदद से? माइसीलियम की मदद से। ठीक है, तो ये रहा आपका सेब्रोफेटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, फिर से थोड़ा सा रिवाइज करता हूं। अच्छा, सेब्रोफेटिक न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनको डाइजेशन करने के लिए कोई मैकेनिज्म ऑर्गन्स नहीं है, तो वो डाइजेस्टिव जूस को बाहर ही सिक्रीट करके उस फूड को बाहर ब्रेक डाउन करते हैं। जब फुली ब्रेक डाउन हो जाते हैं, बाहर लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, फिर वो अपने हाइफी या माइसीलियम के जरिए बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। तो इन ऑर्गेनिजम्स में डाइजेशन बॉडी के बाहर होते हैं, एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर होती है। ठीक है, तो ये रही आपका सेब्रोफेटिक। तो मोस्टली कौन से ऑर्गेनिज्म इस टाइप के न्यूट्रिशन दिखाते हैं? उसमें एग्जांपल आएगा बैक्टीरिया। सारे बैक्टीरिया इस टाइप का न्यूट्रिशन दिखाते हैं, और मशरूम, यीस्ट, फंगी यानी फंगी ग्रुप, फंगी। तो ये रहा आपका सेब्रोफेटिक न्यूट्रिशन। किसी को डाउट है तो पूछो। अब उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक देखो, हाँ, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब ये भी एक टाइप के न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना हासिल करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन in this type of nutrition, one organism
derives its food from another organism, living inside or outside the body, inside or outside the body। अब देखो, इसमें दो ऑर्गेनिजम्स के रिलेशन होते हैं, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं, या उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर या बाहर रहकर या बॉडी के अंदर रहकर। ठीक है, अब देखो, द ऑर्गेनिज्म which derives food, अब वो ऑर्गेनिज्म जो खाना लेते हैं, हासिल करते हैं, उसे हम कहते हैं पैरासाइट। यानी द ऑर्गेनिज्म विच डिराइव्स फूड, वो ऑर्गेनिज्म जो खाना लेते हैं उसको हम कहते हैं पैरासाइट। जिससे खाना लिया जाता है, जिससे खाना हासिल करते हैं, जिसके ऊपर फीड करते हैं, उसको हम कहते हैं होस्ट। फ्रॉम विच फूड इज डिराइव्ड, जिससे खाना निकाले जाते हैं उसे हम कहते हैं होस्ट, तो पैरासाइट वो है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर बैठते हैं या बॉडी के अंदर बैठते हैं और अपना खाना हासिल करते हैं। जिससे हासिल किया जाता है उसे हम कहते हैं होस्ट। अब इस रिलेशन में पैरासाइट और इस होस्ट की रिलेशनशिप को हम कहते हैं पैरासाइटिज्म। अब देखो, पैरासाइट तो मोस्टली स्मॉल होते हैं साइज में, होस्ट जो होते हैं वो लार्ज होते हैं एज कंपेयर टू दी पैरासाइट। होस्ट पैरासाइट को मिलते हैं फायदा तो में पॉजिटिव साइन से, इसको नेगेटिव साइन से। पॉजिटिव मीन्स पैरासाइट को मिल जाते हैं बेनिफिट और होस्ट को मिलते हैं नुकसान मीन्स हार्म। In this type of relationship, the parasite gets benefited whereas the host is harmed. इस टाइप के रिलेशनशिप में पैरासाइट को फायदा मिलते हैं और होस्ट को नुकसान। तो इसमें एग्जांपल्स में कुछ एग्जांपल दूंगा, जैसे कि लाइस इंसानों में, टिक्स, लीच, और हमारे या बच्चों के पेट में एक कीड़ा होता है जिसे हम कहते हैं एस्कैरिस, टेपवर्म और कुछ फंगे, कुछ प्रोटोजोन्स एटसेट्रा। चलो इतना ही ठीक है आप लोगों के लिए। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं पैरासाइटिक रिलेशनशिप की, पैरासाइटिक टाइप के न्यूट्रिशन में। क्या होते हैं पैरासाइटिक टाइप के न्यूट्रिशन में? दो ऑर्गेनिजम्स का रिलेशन होते हैं, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर रहकर या बॉडी के अंदर रहकर अपना खाना हासिल करते हैं। जिससे खाना हासिल किया जाता है उससे हम कहते हैं होस्ट। जिसको खाना मिलते हैं उसको हम कहते हैं पैरासाइट। इस रिलेशनशिप में हमेशा पैरासाइट को फायदा मिलते हैं और होस्ट को हमेशा नुकसान। कभी कभार होस्ट तो पूरी तरह से मर जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में होस्ट नहीं मरते, लेकिन उसको इफेक्ट काफी होते। तो एग्जांपल लाइस, टिक्स, लीच, एस्कैरिस, टेपवर्म एटसेट्रा। अब नंबर 3 रिलेशनशिप पे आते हैं, हमारा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। और हमारा नंबर 3 है सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। देखो, ये भी दो ऑर्गेनिजम्स का रिलेशनशिप है, लेकिन इस रिलेशनशिप में दोनों को फायदा मिलते हैं। इन दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन
type of nutrition two organism lives in close association and both get benefited. अब देखो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म भी। इसमें दो ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहते हैं, उनके साथ रहने से दोनों को फायदा मिलते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म साथ रहकर अपना खाना हासिल करते हैं। एक बेस्ट एग्जांपल इसका लाइकन। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा लाइकन को, जो पत्थरों पे इस तरह के डिफरेंट डिजाइन्स के पैच बनाते हैं, वाइट कलर के ऐसे, और कुछ लाइकन जो है वो बिल्कुल येलो कलर के होते हैं, और कुछ लाइकन जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, तो अब जब पहाड़ पे कुछ लाइकन रेड कलर्स के होते हैं, तो जब आप पहाड़ पे जाते हो, घूमने जाते हो, एक साफ सुथरा इन्वायरमेंट में जाते हो, तो वहाँ आपको पत्थरों पे डिफरेंट डिजाइन्स के ऐसे चीज़ें मिलते हैं जिन्हें हम कहते हैं लाइकन। जिन्हें हम क्या कहते हैं? लाइकन। तो लाइकन एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है, इसमें दो ऑर्गेनिज्म है। लाइकन सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, दो ऑर्गेनिजम्स का जोड़े, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ अलगी एंड फंगी। अलगी एंड यानी अलगी और फंगी का एसोसिएशन है। देखो इसमें क्या होते हैं, दो अलगी, कुछ अलगी के पार्टनर्स और कुछ फंगी के पार्टनर, दोनों साथ रहते हैं। दोनों साथ रहने से फायदा क्या होते हैं? अब इस अलगी को रहने के लिए शेल्टर, और जब इधर उधर से विंड से न्यूट्रिएंट्स या सॉइल कलेक्ट करने में मदद करते हैं फंगे। अब फंगे ने उसके लिए शेल्टर दिया, प्रोटेक्शन दिया, और बदले में वाटर होल्ड करके रेन वाटर जब गिरते हैं तो उन पानी को वहां पे जमा रखा। उसकी वजह से अलगल पार्टनर को फायदा हुआ, तो अलगी ने फोटोसिंथेसिस दिखाए। जब अलगल पार्टनर ने फोटोसिंथेसिस दिखाए तो उससे फूड बना, तो बोथ को दोनों यूटिलाइज करते। तो इसका मतलब फंगल पार्टनर जो है अलगी को प्रोटेक्शन देने में, न्यूट्रिएंट वहां पे यानी इनरिच करने में मदद करते हैं, और बदले में अलगल पार्टनर जो है उसको खाना देते हैं, न्यूट्रिशन। तो लाइकन, तो फंगल पार्टनर क्या काम करते हैं? फंगल पार्टनर देते हैं इनको प्रोटेक्शन और शेल्टर। ठीक, अलगल पार्टनर क्या देते हैं? न्यूट्रिशन यानी फूड। वो फोटोसिंथेसिस से फूड बनाते हैं, दोनों उसको यूज करते हैं। तो इसका मतलब यहां भी दो ऑर्गेनिज्म साथ साथ रह रहे, लेकिन दोनों को फायदा मिल रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी साथ रहकर खाना खाते। दूसरा और एक एग्जांपल मैं देता हूं। रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट एंड राइजोबियम बैक्टीरिया, एंड राइजोबियम। देखो दूसरा एक इंपॉर्टेंट, एक बेहतरीन एग्जांपल सिम्बायोटिक टाइप के रिलेशनशिप का, रूट नोड्यूल लेग्यूमिनस प्लांट मीन्स दाल के प्लांट, पल्सेस। जितने भी दाल के अक़साम के प्लांट्स होते हैं, जिनमें आते हैं पी, बीन्स, ठीक है, पी बीन्स वगैरह, तो ये ग्राउंडनट, ये प्लांट्स, इनके अंदर एक खास किस्म के रूट्स होते हैं, उसमें बीड जैसे स्ट्रक्चर। देखो ये मैं पी प्लांट बना रहा हूँ, इसके अंदर रूट्स पे एक राउंड राउंड बॉल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं नोड्यूल। जिन्हें हम क्या कहते हैं? नोड्यूल्स। अब देखो इन नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया होते हैं राइजोबियम। मोस्टली ये राइजोबियम सॉइल के अंदर होते हैं। जब यहाँ रूट नोड्यूल बनते हैं तो ये बैक्टीरिया यहाँ रहने आते हैं। कहाँ पे? इन रूट नोड्यूल्स के अंदर। अब इसको रहने के लिए जगह मिला, और राइजोबियम जो है एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। और राइजोबियम क्या है? एक N2 फिक्सिंग बैक्टीरिया। राइजोबियम एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। अब ये
आया रहने के लिए इस रूट नॉड्यूल्स के अंदर। लेकिन नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए इनके पास एक एंजाइम होते हैं नाइट्रोजिनेस। उस नाइट्रोजिनेस को चाहिए ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट। क्या चाहिए? O2 फ्री इन्वायरमेंट। वो रिएक्टिव होते हैं ऑक्सीजन के लिए। अगर ऑक्सीजन मिला तो वो नाइट्रोजन फिक्स नहीं कर पाते, नाइट्रोजिनेस एंजाइम। तो इस नाइट्रोजिनेस एंजाइम को काम करने के लिए एक ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट चाहिए, जो कौन प्रोवाइड करते हैं? अब इस नॉड्यूल के अंदर एक रेड कलर के पिगमेंट होते हैं, एक रेड कलर की पिगमेंट या इस तरह की एक पिगमेंट होते हैं। उस पिगमेंट को हम कहते हैं लेक हीमोग्लोबिन। उस पिगमेंट को क्या कहते हैं? लेक HB लिखो, हीमोग्लोबिन। अब देखो वो लेक हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन, जो ही इस नॉड्यूल के अंदर ऑक्सीजन आते हैं वो उसको पकड़ के दूर ले जाते हैं। जो ही एक ऑक्सीजन आते हैं उसको पकड़ के दूर ले जाते हैं। तो इसका मतलब ये लेक हीमोग्लोबिन एक ऑक्सीजन स्कैवेंजर की तरह काम करते हैं, नाइट्रोजिनेस एंजाइम। अब देखो रूट नॉड्यूल में एक पिगमेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं लेक हीमोग्लोबिन। तो ये लेक हीमोग्लोबिन क्या काम करते हैं? ये ऑक्सीजन स्कैवेंजर, यानी ये ऑक्सीजन को पकड़ के बाहर ले जाते हैं। तो इस राइजोबियम बैक्टीरिया के लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं जिससे वो आसानी से एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइड ए सूटेबल इन्वायरमेंट। सूटेबल environment for rhizobium bacteria to fix atmospheric nitrogen। देखो अब इस एसोसिएशन से क्या फायदा हुआ? इस राइजोबियम बैक्टीरिया ने बनाया नाइट्रोजन। तो वो नाइट्रोजन जो है NH4 की सूरत में, NO2 की सूरत में, अब ये नाइट्रोजन प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे और अपने बॉडी में प्रोटीन शोटीन बनाएंगे। ठीक है, DNA बनाएंगे, प्रोटीन्स बनाएंगे। ठीक है, अब बदले में इस राइजोबियम को क्या मिलते हैं? ये राइजोबियम यहाँ रहते हैं तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस से जो फूड बनते हैं वो राइजोबियम को भी मिलते हैं। तो इस टाइप की एसोसिएशन में राइजोबियम को रहने के लिए जगह मिला, शेल्टर मिला और न्यूट्रिशन मिला। बदले में प्लांट को एमोनिया मिला, यानी नाइट्रोजन के कंपाउंड मिले जो उसको बहुत ज़रूरी है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो इस टाइप के रिलेशनशिप में दोनों ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा होते हैं। बेस्ट दो एग्जांपल द मोस्ट ऑफ द कम्पिटिटिव एग्जाम हो, कहीं भी किसी भी एग्जाम्स में, नीट में और भी अदर कम्पिटिटिव SSC वगैरह में, यानी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं केएसआरबी में। तो आप इन दो एग्जाम्पल को अच्छे से याद रखो कि लाइकन कौन सा रिलेशनशिप है, पैरासाइटिक है, सिम्बायोटिक है या कि कुछ और है। तो लाइकन बेस्ट एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन उन तमाम रिलेशंस को कहते हैं जिनमें दोनों को फायदा हो। पैरासाइटिक रिलेशन वो रिलेशनशिप जिसमें सिर्फ एक को फायदा हो, एक को नुकसान हो। तो अब हमारा फोर्थ टाइप के न्यूट्रिशन है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, हाँ पहले थोड़ा सा रखता हूं, नोट डाउन करो। ओके, नेक्स्ट नंबर 4, होलोजोइक न्यूट्रिशन में वो तमाम ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो सॉलिड फूड को इंजेस्ट करके हम यानी अंदर लेते हैं। ठीक है, होलो मीन्स कंप्लीट, जोइक मीन्स न्यूट्रिशन। होलोजोइक इट इज ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब यहां पे मैं सीधा लिखूंगा टेकिंग ऑफ सॉलिड फूड। तो इट इज ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म टेक्स सॉलिड फूड डायरेक्टली। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन
in which the organisms take solid food directly. तो इस टाइप की न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड को डायरेक्ट लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो जो जो ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड को डायरेक्ट माउथ के जरिए, हाथ के जरिए माउथ में डालते हैं और इनका डाइजेशन पूरे बॉडी के अंदर होते हैं, इन्हें हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में इट कंसिस्ट्स ऑफ 5 स्टेप। इसमें 5 स्टेप है। पहला स्टेप, ये भी बहुत जरूरी है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में कितने स्टेप है? 5। पहला स्टेप है इंजेशन, यानी इंजेशन मैंने सॉलिड फूड को बॉडी के अंदर लेना है या माउथ के अंदर या किसी जगह, तो ठीक है, टेकिंग ऑफ सॉलिड फूड। टेकिंग ऑफ सॉलिड फूड। उसके बाद आते हैं नंबर 2, इंजेशन के बाद डाइजेशन, ब्रेकडाउन ऑफ फूड। उसके बाद जब फूड का ब्रेकडाउन हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, उसके बाद हो जाते हैं उसका एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होते हैं? डाइजेस्टेड फूड का बॉडी में एब्जॉर्ब होना है। एब्जॉर्प्शन के बाद चौथा एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन मीन जो खाना आपने खाया डाइजेस्ट हुआ फिर एब्जॉर्ब हुआ, उस एब्जॉर्ब फूड से फिर से आपके बॉडी पार्ट्स बनाना, यानी इनकॉर्पोरेशन बॉडी, जैसे कि प्रोटीन बनना, जैसे कि एटीपी की फॉर्मेशन होना, एटसेट्रा। अब उसके बाद लास्ट स्टेप होते इजेशन, ई। याद रखो, कभी कभार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, राइट द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इसमें यही 5 सीक्वेंस आपको दिया होगा, लेकिन इसमें चेंज करके आपको 4 ऑप्शन, 4 या 5 में से सिर्फ एक ही सीक्वेंस जो फुली करेक्ट होगा आपको उसको टिक करना। याद रखना है, डाउट होता है इंजेशन और इजेशन में। याद रखना, इंजेशन मीन्स इन करना, इजेशन मीन्स ई मीन्स आउट, आई मीन्स इन, ई मीन्स आउट। तो इजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, अनडाइजेस्टेड फूड, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी के बाहर रिमूव करना। अब उसके बाद हमें आगे कंटिन्यू करना है यही होलोजोइक न्यूट्रिशन। 2 ऑर्गेनिजम्स में हमें कंप्लीट पढ़ना है, एक तो एमीबा, दूसरा ह्यूमन बींग्स में हमें होलोजोइक न्यूट्रिशन को कंप्लीटली पढ़ना है। वो होगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहां फिर से थोड़ा सा देखो, होलोजोइक न्यूट्रिशन अब किन में होते हैं? एग्जाम्पल, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में एमीबा, उसके बाद हायर एनिमल सब में होते हैं, हायर एनिमल्स में, ह्यूमंस में। तो हमें आपके 10th क्लास में सिर्फ 2 में कंप्लीटली पढ़ना है। एक तो किस में? एक तो एमीबा में, दूसरा ह्यूमन में। एमीबा में भी बिल्कुल होलोजोइक न्यूट्रिशन है, तो न्यूट्रिशन कंप्लीट होगा इन्हीं 5 स्टेप्स में। तो इंसान में भी यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन इन्हीं 5 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं, दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो हर होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स में न्यूट्रिशन कंप्लीट होते हैं इन्हीं 5 स्टेप्स में। तो आज हमने कंप्लीट न्यूट्रिशन के टाइप्स पढ़े, तो कल हमारा लेक्चर होगा होलोजोइक न्यूट्रिशन इन एमीबा, या हम कह सकते हैं हाउ एमीबा टेक देयर फूड। उसके बाद आपके पूरे 10th क्लास के साइंस में दिए गए हैं यानी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, इन 2 को आप पूरी डिटेल के साथ पढ़ना है। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को, बाकी स्टूडेंट्स को आप इस चैनल को शेयर करो ताकि वो भी इस चैनल से फ़ायदा ले सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।